हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री। तो सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना यहाँ पर दिया है, जिसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है प्राचीन विश्व के बारे में पढ़ना है, फिर मध्यकालीन विश्व के बारे में पढ़ना है, फिर आधुनिक विश्व, यानी कि पहले चैप्टर से 8वें चैप्टर तक जो है आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और यकीन मानिए, मैंने इसका सिलेबस देखा और पहले मैंने इसका सिलेबस नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि वाकई में जो है ये बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस इसका बनाया गया है, क्योंकि हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से इस तरीके से दिया है जैसे कि मतलब बचपन से 6 क्लास से पढ़ते हैं उस तरह की चीज़ें दिया है। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इन सबको पढ़ने में। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अब एसएसटी भी आ गया है क्लास 10th का, तो चैनल को शेयर ज़्यादा करना है अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और ख़ुद भी करना है, बेल आइकन भी क्लिक करवाना है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप हमारे सीधा कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे दिलसाद गार्डन, दिलसाद कॉलोनी, सीमापुरी, डीएलएफ, शालीमार गार्डन। यहाँ से बड़े आराम से आप यहाँ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। और हमारा नंबर है 9643480201। सो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे प्राचीन विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन विश्व का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर हम हिस्ट्री के टाइम में जाते हैं तो हिस्ट्री के टाइम में जाने पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, जो चीज़ें बीत जाती है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब आप ऐसा समझिए कि लगभग 2010 के आसपास से जो है इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ, और 2010 के बाद में 2012 तक जो है लोग अच्छे से नेट इस्तेमाल करने लगे। 2015 तक हो गया। जो क्रांति आई इंडिया में 2016 या 17 मान के चलिए, यहाँ से जियो ने जो लॉन्च किया था, यहाँ से नेट बहुत सस्ता हो गया, तो यहाँ से चीज़ें बड़ी इजी हो गई। तो आज की डेट में चीज़ों को याद रखना और चीज़ों को संभाल कर रखना बहुत ही आसान होता है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि उस समय कोई भी ऐसा स्रोत नहीं था, जैसा कि आज गूगल है या कैमरा वगैरह नहीं होता था। अच्छा, जो समय बीत चुका है उसके बारे में जानना एक अपने आप में बहुत ही रहस्य की बात होती है। तो जब रहस्य की बात होती है तो हमें कैसे पता चलता है, तो बहुत सारे खंडहर मिलते हैं। अब खंडहर से क्या होता है, खंडहर बहुत सारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, इवन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसी ज़िंदगी लोग जीते होंगे, जिससे हम ये सोचते हैं। बहुत सारे हॉलीवुड की मूवीज आपने देखा होगा जिसमें टाइम ट्रेवल करके दिखाया जाता है, देखा कि नहीं देखा है, मेरा फेवरेट रहा है और मैं इसको दर्जनों मूवी देख चुका हूँ। इस पर टाइम ट्रेवल हॉलीवुड की मूवी है। तो टाइम ट्रेवल में क्या है, आप टाइम ट्रेवल करके हिस्ट्री में जा सकते हैं और वहाँ जाके कर सकते हैं। लेकिन साइंस में अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी संभव नहीं है, अभी कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है कि टाइम ट्रेवल हम कर सकते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि अब हम हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ेंगे वो इस हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग कि स्टार्टिंग पीरियड में कैसे लोग रहते थे। तो जो भी मान के चलिए खुदाई होती है या जो भी आपका अवशेष निकलते हैं, पुरानी चीज़ें निकलती है, तो उन चीज़ों में कैसे एक इंसान रहता होगा, किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करता होगा, क्या कुछ चीज़ें रहती होगी, हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं आज के इस पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए, ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि कल्पना कीजिए कि आपके पास एक समय मशीन है, मतलब आपके पास टाइम मशीन है। कितनी इंटरेस्टिंग बात ये बोल रहा है। टाइम मशीन का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो आपको कहाँ ले जाए, इतिहास, हिस्ट्री, भूत, भविष्य, कहीं भी आपको ले जा सकता है। सपोज कीजिए आप 2021 में हैं, ठीक है, 2021 से जो है आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में 2000 मान के चलिए 25 में जाना चाहते हैं, 2030 में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके हिस्ट्री में मान के लिए आपको देखना है कि 1947 में जो इंडिया को आज़ादी मिली तो उस समय क्या माहौल था, लोग कैसे रहते थे। तो टाइम मशीन वेरी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, और आप अपने आप को समय में पीछे ले जाकर उस समय चले जाते हैं। ये तो हमने सोचता रहते हैं। तो जब आपके दादा दादी बच्चे थे, सोचिए, इमेजिन करके देखिए, मतलब सिलेबस जिसने भी लिखा बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। तो आप बच्चों ऐसा सोचिए कि टाइम मशीन आपको मिल जाए और उस टाइम मशीन से आप उस टाइम में पहुंच जाए जब आपके दादा दादी बच्चे थे, ठीक है।
तो आपने पाया कि आपका मकान और उसके आसपास का वातावरण बहुत ही भिन्न है, मतलब डिफरेंट है ना, आज से बहुत डिफरेंट रहेगा। तो अगर आप और भी पीछे चले जाएंगे, मतलब उससे भी पीछे अगर आप चले जाएंगे, तो आपको आश्चर्य और हैरानी होगी कि उस समय का खाना पीना, पहनावा, यहाँ तक कि भाषा भी काफ़ी अलग आपको दिखाई देगी, आज की तरह आपको नहीं दिखाई देगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि भूतकाल में क्या हुआ था? और इस पे तो हॉलीवुड की सैकड़ों मूवी बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि हम सब अब भी भूतकाल से संबंध रख सकते हैं? क्या यह सब एक रहस्य है जो हम सुलझा सकते हैं? कब? जब टाइम मशीन हमारे पास हो तब। यह सब करने के लिए हमें उन तत्वों का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमें इतिहास से आज तक को समझने के लिए करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ से लिखा, इस अध्याय के पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे? आप जान पाएंगे कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनैतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी शामिल होते हैं। यानी जब आप सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है और सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली होती है। ठीक है, यह समझ जाएंगे कि सारे विषय आप में आपस में संबंधित है और मिलकर सामाजिक विज्ञान है। आपस में इस विषय पर मंथन भी करते हैं कि इंसान कैसे समाज में रहता है और पहचान सकेंगे कि मौके कब आते हैं उसका सामना कर सकें। तो चलिए यहाँ से हमारा यह स्टार्ट होता है। जैसे कि नाम सुझाता है, सामाजिक विज्ञान हमारे समाज से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर पहलू को सुलझाने का काम करता है। इसके ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें कई पहलू होते हैं। जो कुछ पहलू हैं जैसे इतिहास एवं ऐतिहासिक भवन। देखिए, जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो ऐतिहासिक भवन जरूर बात करते हैं। कभी आप लाल किला दिल्ली में आपने घूमा होगा या पुरानी कोई भी खंडहर आप घूमे होंगे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, या कोई पुराने मंदिर आप गए होंगे, तो वहाँ की जो दीवारें हैं और वहाँ का जो बनावट है वो उसमें देखेंगे कि कुछ पुरानी चीज़ें लिखी गई होगी और कुछ पुरानी चीज़ें होगी। तो वहाँ से आइडिया लगता है कि उस टाइम के लोगों की क्या कुछ मतलब सामाजिक स्थिति और किस तरह का कल्चर और संस्कृति रहा होगा। फिर भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल हमें क्या बताता है? भूगोल हमें बताता है कि भूमि गोल है, ये तो भूगोल हो गया, लेकिन भूगोल में एक्चुअली हम पढ़ते हैं धरती के बारे में, अपने देश के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, कृषि के बारे में, ये सब के बारे में, भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो पुराने अतीत में हम जाएंगे तो पुराने अतीत में लोग खेती नहीं करते थे, क्या करते थे? खेती। पुराने अतीत में आप देखेंगे तो उनका अपना एरिया होता था, अपना देश होता था, अपना राज्य होता था, तो भूगोल उस समय भी था यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजनीतिक, पॉलिटिकल, देखिए राजनीतिक तो हर समय में रहा है। ऐसा कोई टाइम बताइए जहाँ पॉलिटिक्स ना चला हो। भाई आप 1000 साल पहले की भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 500 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 2000 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आप जितनी भी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, हर हिस्ट्री के पन्नों में आपको कोई ना कोई राजा मिलेगा, कोई ना कोई शासक मिलेगा और वहाँ पॉलिटिक यानी राजनीतिक विज्ञान होगा ही होगा। सामाजिकता, समाज तो शुरू से बना हुआ है, समाज में सब लोग रहते हैं, तो समाज की अपनी स्थिति होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपना एक तरीका होता है। और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। अब देखिए पुराने सिक्के भी आपको मिलते हैं, चांदी के सिक्के चलते थे, उससे पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर तांबे के सिक्के चलने लग गए। तो अर्थशास्त्र का मतलब रुपये पैसे से संबंधित व्यवस्था को हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इतिहास में भी है, आज भी है। आज जो भी चीज़ें हुई है, आज यह जो चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो वो क्या है? आने वाले टाइम के लिए हिस्ट्री है। यानी कल आपने जो भी काम किया वो आपके लिए इतिहास हो गया। ठीक है, और आज वर्तमान है और आने वाला समय आपका भविष्य है। तो आज जो वर्तमान है वो आपका कहीं ना कहीं इतिहास बनने वाला है। वो गाना सुना ना आपने, आने वाला कल जाने वाला है। तो इस तरीके से आने वाला कल जाने वाला है, तो जो भविष्य होता है वो वर्तमान बनता है, वर्तमान से वो फिर भूतकाल बन जाता है। तो यहाँ से जो है हम आगे जानते हैं इसके कई पहलू जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इस वर्ग में, मैं इसको कलर कर, इस वर्ग में उन सारे तत्वों का अध्ययन व समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर से इतिहास के बारे में। हम यह समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करके यह जानने की विशेष कोशिश करेंगे कि वो हम सबकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ी हुई है, कैसे जो है वो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम यह जानेंगे कि हम कितने स्तर से गुजरे हैं, जो गुफा में रहने से आज के वर्तमान विकसित देशों में रहते हैं।
हम इस इतिहास को केवल एक विषय समझकर अपने भूत के बारे में जानने की कोशिश ना करके उससे ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले के लोग गुफाओं में रहते थे। पहले कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। तो गुफाओं से निकलकर फिर कहाँ रहने लगे वो? उन्होंने अपना एक क्या बना लिया? अपना जैसे घर बना लिया, फिर घर बना लिया, घर से समाज बन गया, समाज से फिर राज्य बना, देश बना, ये सारी चीज़ें बनी कि नहीं बनी? तो भाई गुफा से लेकर यहाँ तक का आपका जो सफ़र है, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ही तो थे ये, हम इसे क्या बोल सकते हैं? पूर्वज थे। मैंने बोला टाइम मशीन से अगर आप चाहें तो अपने दादा दादी के बचपन में जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। अब उन्हें आप बोलेंगे हेलो दादाजी, हेलो दादी, तो हंसेंगे, कहेंगे, चप्पल भी मार सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। क्योंकि अगर सोचिए कि आपका कोई पोता, ठीक है, आपका कोई पोता भविष्य से, फ्यूचर से आपके पास पहुँचे और आपको कोई बोले दादाजी, तो आपको कितना अजीब लगेगा, कहेंगे मेरी शादी नहीं हुई, दादाजी कहाँ से हो गए। और इस पर एक हॉलीवुड की मूवी भी है, जिस मूवी में इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। खैर हॉलीवुड की मूवी इंटरेस्टिंग है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम लोग अपने नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, हम यहाँ सीखेंगे कैसे समय के अनुसार उन्नति तक कार्यक्रम आपस में जुड़े हुए हैं। यह हमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान में आपस में कैसे जोड़ता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इन सब बातों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आप सोचते हैं कि सामान्य विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? इसका 2 उदाहरण सही समझाइए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है जो कि एनसीईआरटी में दे देता है। खैर एनीवे, अब हम आगे इसमें देखते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे डिटेल में और समझेंगे। तो बच्चों मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग है, थोड़ा सा पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको समझना है। ये बात उस टाइम की है जो मैं शुरू से आपको समझाऊंगा और आप इसको ध्यान देना, क्योंकि आपको फिर हिस्ट्री में पूरा का पूरा काम करेगा। ये बात उस टाइम की है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो कंटिनेंट होते हैं, कंटिनेंट में जो महादेश होते हैं, तो वो कितने महादेश है। देखिए मैं थोड़ा सा मैप क्लियर करूँ यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा इधर कहा जाता है, इधर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है। मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरह का हिस्सा इधर बनाता हूँ। ये एशिया हो गया आपका। इधर वाला हिस्से में इधर आ जाएंगे आप, तो ये रसिया हो गया आपका। ठीक है, कर इस तरह का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि ये हिस्सा अगर मैं ले लूँ, इधर का ले लूँ ये हिस्सा, और इधर का ये हिस्सा, समझिए इधर का ये हिस्सा हो गया यहाँ पे, इस तरह का ये हिस्सा इधर का बना देता हूँ मैं। तो ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया। और ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आता है यूरोप वाले देश, ये जो इधर आप देख रहे हैं ये वाला, ये यूरोप है ये। ठीक है, ये यूरोप वाले कंट्री आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। अच्छा यहाँ पर जो है इधर वाले हिस्से में क्या होता है, मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये अटलांटिक, अंटार्कटिका हो गया इधर के साइड में, बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैं नीले कलर से दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से तो लोग रहते नहीं हैं। और बीच में जो है, ये बीच में इनके क्या है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बीच में मैं किस में दिखा दूँ, हल्का सा दिखा देता हूँ मैं, इस तरह का दिखाता हूँ। बीच में ये सारे आपको क्या दिख रहा है, ये समुद्र है, ये सारे इस तरह के समुद्र है, यहाँ से इस तरह समुद्र है यहाँ पर। ठीक है, मैंने इस तरह से कुछ दिखाया है, एवरेजली आपको दिखाया है। तो अगर मैं हिस्ट्री के पन्नों से आऊँ, यानी कि शुरुआत से मैं आपको बताऊँ, तो क्या कुछ इसमें पढ़ना वो थोड़ा समझिएगा आप ध्यान से, जो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, जो मैं बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि एशिया, जहाँ पर यहाँ पर इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, ये सबसे नीचे इंडिया आता है यहाँ पे। ठीक है, इसी में चाइना भी आता है, चाइना आता है, ये सारे अरब कंट्री सब एशिया में आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये रसिया हो गया आपका। यूरोप में कौन कौन आता है, तो यूरोप में जर्मनी हो गया आपका। ठीक है, इंग्लैंड हो गया आपका, ऑस्ट्रिया हो गया आपका, ऑस्ट्रिया हो गया, ये सारे देश मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रांस हो गया आपका, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्री हैं ये सब। और नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, तो बात उस टाइम की है बच्चों जब एशिया तो काफ़ी डेवलप था, यानी इंडिया को आपने सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश भी आपने सुना है। साउथ अफ्रीका डेवलप नहीं था उतना, नॉर्थ अमेरिका भी डेवलप नहीं था, ना ही साउथ अमेरिका था। रसिया का ठीक है, रसिया में अपनी चीज़ें चल रही थी, रसिया का अपना था यहाँ पे। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, सो यहाँ पर हुआ क्या कि
ये जो यूरोप आपको दिख रहा है, ये जो यूरोप वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये यूरोप आपको दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, ये चारों तरफ से जो है ये समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो समुद्र से जब घिरा हुआ है तो यहाँ जैसे यहाँ बहुत सारे देश है यूरोप में, यूरोप तो महादेश है ना, तो यूरोप में बहुत सारे देश हैं, जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, ये सारे देश हैं। इन देशों के राजाओं ने वहाँ के नाविकों को कहा कि आप बाहर निकलिए, अब बाहर निकलिए, देखिए बाहर कोई दुनिया है कि नहीं है, बाहर जाके अब देखिए कोई दुनिया है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह की इन्होंने बोला कि बाहर आकर बताइए क्या दुनिया है यहाँ पे। तो यहाँ के जो नाविक थे वो बाहर निकलना शुरू हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए। जब यहाँ के नाविक बाहर निकलना शुरू हो गए तो कुछ अमेरिका भी पहुँच गए, कुछ इंडिया भी पहुँचे। जैसे कि हिस्ट्री में बताया जाता है, वास्को डी गामा और कोलंबस के बारे में बताया जाता है, राइट। तो क्या बताया जाता है, वास्को डी गामा भारत पहुँचे और कोलंबस अमेरिका पहुँचे, और कहा जाता है कि कोलंबस को भारत आना था और वास्को डी गामा को अमेरिका जाना था, लेकिन वो इधर से इधर आ गए। और ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जो कि बुक के हिसाब से तो आपको यही लिखना पड़ेगा, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें तथ्य देखे हैं जो बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि सच्चाई ये है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की है। भारत के एक व्यापारी थे जो वास्को डी गामा से 5 गुना बड़ी जहाज़ उनके पास थी और काफ़ी समृद्ध थे वो गए थे वास्को डी गामा के यहाँ पर और वास्को डी गामा को अपने साथ लाए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें ये बताया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अभी क्योंकि सिलेबस बदला नहीं है तो आपको यही लिखना होगा, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कोई बात नहीं, भविष्य में चीज़ें चेंज होगी। तो ये देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से निकलना शुरू हुए। तो कहते हैं जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने देखा कि 1 रुपया इन्वेस्ट करके 1 रुपया का सामान जब वो अपने देश ले गया था तो 60 रुपया मतलब 60 गुना उसको प्रॉफिट हुआ था। अब ये प्रॉफिट देखकर जो है उसका समझिए कि मतलब उससे रहा नहीं गया, उसे लगा कि यार तो बड़ा प्रॉफिट वाला, बहुत प्रॉफिट वाली बात है ये ना, ये तो प्रॉफिटेबल बात हो गई ना कि आप 1 रुपया का सामान लेके 60 रुपया कमा रहे हैं। तो ये तो भारत की मैं बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही हुआ क्या कि ये जो यूरोप के अलग अलग देश आपको दिख रहे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, ऑस्ट्रिया वगैरह जो दिख रहा है, ये लोग कहाँ पहुँचे, कुछ अमेरिका भी पहुँच गए है नहीं, कुछ साउथ अफ्रीका पहुँच गए, कुछ यहाँ पहुँच गए, कुछ यहाँ पहुँच गए, कुछ एशिया वाले हिस्से में पहुँच गए। तो अब हुआ क्या, यहाँ समझिए, समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये लोग ज़्यादा चतुराई दिखाते थे। ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये यूरोप बहुत चतुराई दिखाता था। इन लोगों ने व्यापार के बहाने, इतना ही समझिए, व्यापार के बहाने इन देशों में एंट्री मारी, घुसा और घुसने के बाद यहाँ पर अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। भारत की पूरी कहानी आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये लोग आए थे। अंग्रेज लोग आए तो केवल अंग्रेजी नहीं थे, इससे पहले डच के भी लोग था, फ्रांस का भी था। इन लोगों में लड़ाई हुई थी, फिर ये लोग जब हार गए थे तो फिर जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने कोलकाता में लगाई थी और वहाँ से जो है इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अब एक राजा दूसरे राजा से दुश्मन है, उसको बोला कि अगर मैं आपकी मदद कर दूं और वो राजा हार जाए तो आप मुझे क्या दोगे। इसने कहा हम आपको इतना 5 गांव दे देंगे। तो 5 गांव तो मिल गया इसको रहने के लिए। ऐसे ही कर कर के जो है इसने जो है पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया और 200 सालों तक कब्जा किया। तो केवल भारत ही नहीं था जो केवल इनके गुलाम देशों में आता था। भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे देश थे, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास कुछ गुलाम देश हो गया, जर्मनी है, जर्मनी के पास गुलाम देश हो गया, फ्रांस है, फ्रांस के पास गुलाम देश हो गया, ऑस्ट्रिया के पास गुलाम देश हो गया। तो जो प्रक्रिया है गुलाम करने की, इसको हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। और जो गुलाम देश होता था उसे उपनिवेश बोलते, जैसे इंडिया है, इसको इंडिया को ये लोग बोलते थे उपनिवेश। उपनिवेश नहीं, याद रखना वर्ड, उपनिवेश बोलते थे। ये उपनिवेश के नाम से इसको जानते थे, उपनिवेश हो गया ये, ठीक है। और जो देश होते थे उसे उपनिवेशक देश कहते थे। ये जो सारे देश है इसको क्या बोलते थे? उपनिवेशक, ठीक है। ये उपनिवेशक देश कहलाते थे, ये उपनिवेशक देश कहलाते थे और इस प्रक्रिया को बोलते थे उपनिवेशवाद कहते थे। तो अब हुआ क्या, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर समझिए बड़ी बात ध्यान से। तो ये जितने भी देश थे, जैसे मान लो इंग्लैंड के पास जितने भी थे 4, 5, 15, 16, ये गुलाम देश हो गया, उपनिवेश हो गया। जर्मनी के बाद पास हो गया, फ्रांस के पास हो गया। तो आपस में इनमें लड़ाई कब हुई, इनमें आपस में लड़ाई कब हुई, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ आपको। देखिए, यूरोप के ही लोग जो आप अमेरिका में देख रहे हैं ना, गोरे गोरे, ये अमेरिका के तो वो
आपके बराक ओबामा जैसे व्यक्ति हैं जो काले रंग हैं, वो ओरिजिनल व्यक्ति वहाँ के। गोरे गोरे जो लोग आप देख रहे हैं ये तो यूरोप वाले जाके बस गए थे वहाँ पर, यहाँ जनसंख्या बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो ये आपस में क्या हुआ, इनकी लड़ाई तब हुई यहाँ पर, बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ पूरा। यहाँ पे हुआ क्या कि बात उस टाइम की है जब एक देश के पास ज़्यादा उपनिवेश हो गया और कुछ देशों के पास कम उपनिवेश हो गया। तो जब इन लोगों ने आपस में ये देखा तालमेल करके कि अरे इसके पास तो ज़्यादा उपनिवेश है, मेरे पास तो कम उपनिवेश है, तो बताइए कहीं कोई लूट मची हो, और लूट मचने में आपके एरिए के आपका जो पड़ोसी है वो जाके कुछ मान लो लूट मची मतलब कुछ फ्री में चीज़ें दे रही हो या कुछ लाने की बातें हो, और मान लो या ऐसा समझिए ना कि आम का सीजन हो और आम पेड़ से गिर रहा हो, आंधी आने वाला हो, और आपका पड़ोसी आप सब जाएं और कुछ लोग जो है एक एक कट्टा आम भर के ले आए और कुछ लोगों को 2-4 आम मिले। तो जिसको 2-4 आम मिला है बोलेगा भाई मुझे भी कुछ आम दे दे। तो जिसके पास 2-4 कट्टा आम, वो कहेगा हम तुमको क्यों दें, हम तो पहले आए थे। तो 2 गुटों में दुनिया बट गई। कितने गुटों में दुनिया बट गई? 2 गुटों में दुनिया बट गई। तो जब दुनिया 2 गुटों में बट गई तो एक गुट वो था, देखिए पहला नंबर 1 गुट वो था जिसके पास उपनिवेश कम थे, और नंबर 2 गुट वो था जिसके पास उपनिवेश ज़्यादा थे, समझिएगा। तो अब जितने भी कम उपनिवेश वाले थे वो एक तरफ हो गए और जितने भी ज़्यादा उपनिवेश वाले थे वो दूसरी तरफ हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये 2 गुटों में दुनिया बट गई, तो लड़ाई स्टार्ट हुई। लड़ाई कैसे? पूरी दुनिया में। आप कहेंगे सर 2-4 देश थे तो पूरी दुनिया में कैसे? देखिए समझिए मेरी बात ध्यान से। मान के चलिए पहले गुट में सपोज करते हैं 10 देश है, ठीक है, या छोटा आंकड़ा लेते हैं हम लोग, और छोटा आंकड़ा मैं देता हूँ आपको। मैं जो है इस कलर का ले लेता हूँ। मान के चलिए पहले गुट में 5 देश है और दूसरे गुट में 5 देश है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब ये पहले गुट में 5 देश है तो इसके पास भी तो कुछ गुलाम देश हैं। तो अगर एक देश के पास 2-2 गुलाम देश ही होगा तो इसके पास कितना देश हो गया? 10 और प्लस 5 15 देश हो गया ना। तो पहले गुट में 15 देश हो गए क्योंकि भाई ये हेड है 5। अपने गुलाम देशों से जैसे भारत से मजदूर ले जाता था, सैनिक ले जाता था, कर सकता था ना। दूसरे गुट में चूंकि इनकी उपनिवेश ज़्यादा थे तो ज़्यादा उपनिवेश था, तो मान के चलो अगर एवरेज मानते 4-4 उपनिवेश होगा तो यहाँ पर कितना देश मिल गया? 20 देश मिल गया यहाँ पर। इधर 25 देश हो गया, 25 देश बोल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको समझना है यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दीजिए। ये 20 देश तो गुलाम है, ये वाला 20 तो नीचे वाला गुलाम है, यहाँ 10 भी गुलाम है, लेकिन कंट्रोल ये पाँचों कर रहा है, इसको कंट्रोल ये पाँचों कर रहा है। तो ये आपस में लड़ेंगे तो इनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए कहते हैं इसको विश्व युद्ध हुआ। तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो विश्व युद्ध चला था 1914 में। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे भी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। तो ये जो वर्ल्ड वार पहला विश्व युद्ध हुआ था ये जर्मनी की वजह से हुआ था। जर्मनी ने खूब भड़काया था और कहा था, जर्मनी ने ही स्टार्ट किया था कि हमें उपनिवेश और चाहिए, यानी कि आपके पास इतने सारे गुलाम देश हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। तो ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और ये खत्म कब हुआ? 1918 में स्टार्ट हुआ था। आपको डेट याद रखना है। 4 साल चला था पहला विश्व युद्ध, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। जब पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो इसकी जीत हो गई भाई। ऑब्वियसली किसकी जीत होगी? इसकी हार हो गई, पहले वाले गुट की, जिसके पास उपनिवेश कम था। जिसके पास ज़्यादा ऑब्वियसली वो जीत जाएगा। और इसका लीडर कौन था? जर्मनी था। तो जो ये देश थे, लोगों ने सोचा कि अभी जर्मनी ने इतनी हिम्मत करके ये सारे लोगों को भड़का दिया और वर्ल्ड वार करवा दिया, तो अब जर्मनी को ऐसी स्थिति में ला देना है कि ये दाने दाने को मोहताज रहे और ये लड़ाई के बारे में सोचे ही नहीं। तो इन लोगों ने एक संधि किया और संधि के तहत सारे देश मिले और मिल के बोला कि जर्मनी के ये हिस्से में तुम्हारा राज्य होगा, तुम कंट्रोल करना है, जर्मनी के इस हिस्से में तुम होगा। मतलब जर्मनी के मेन जगह पर ये लोग जाके अपनी ऑफिस बना लिया, अपना डेरा डाल लिया, ताकि जो है जर्मनी से इनका क्या जर्मनी के अंदर गतिविधि हो रही है, जर्मनी के अंदर कोई भी चीज़ों को हम लोग रोक सके। और दूसरा, जर्मनी पे इतना कर्ज डाल दिया, जर्मनी पे इतना कर्ज डाल दिया कि इसको सालों साल लगे उस कर्ज को मुक्त करने में। समझिएगा, इतना कर्ज डाल दिया जर्मनी के ऊपर। जर्मनी को मतलब पूरा तोड़ने का काम कर दिया, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा तोड़ने का काम कर दिया। ऐसा कर दिया, इसको इतना अपाहिज बना दो कि कहते हैं ना कि कोई लड़ने वाला व्यक्ति, उसको इतना अपाहिज बना दो कि लड़ाई के बारे में जब खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो लड़ाई के बारे में क्या सोचेगा वो। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जर्मनी का जब लड़ाई हो रही थी और जर्मनी का जब हार हुआ था, तो जिसका नाम है आपका, हिटलर का पूरा नाम क्या है, क्या सुडोल्फ या कुछ नाम है, पूरा नाम है हिटलर, है ना। हिटलर को तो आप जानते ही होंगे। हिटलर उस समय सिपाही था, फौज में था ना वो। हिटलर क्या था? फौज में था।
और हिटलर ने अपनी आंखों के सामने जर्मनी को बर्बाद होता हुआ देखा था, और उसने कसम खाई थी कि मैं फिर से जर्मनी को उस स्थिति में ला दूंगा। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था फिर जर्मनी की ही वजह से हुआ था, क्योंकि चोरी छुपे जैसे भी आप पढ़ेंगे हिटलर वहाँ का तानाशाह बना और उसने फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइमिंग शायद था 19, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, 1939 से, मुझे ऐसा लगता है 1939 से स्टार्ट होके 1942 तक शायद था। कितने साल? 3 साल रहा था शायद, 1942 तक शायद रहा था, ऐसे कुछ डेट है, इस मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। तो ये जो यहाँ पर हुआ था देखिए 1918 है और ये 1939 है, यानी कि लगभग आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग आप 20 साल का डिफरेंस देख सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ यहाँ पे तो फिर से हार जर्मनी की हुई, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया। इंडिया जैसे बहुत सारे देश आज़ाद हो गए, क्योंकि ये जो मजबूत है ना, जिसको सेकंड नंबर की पार्टियां बोल रहे हैं, इसके पास भले ही ज़्यादा उपनिवेश था, लेकिन पहले वर्ल्ड वार को देखते हुए इन देश जो गुलाम देश थे, ये जो 20 गुलाम देश आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर भी देशभक्ति आ गई, इनके अंदर भी तो लड़ाइयाँ चल रही थी। भारत में 1857 में ही जो है रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, पहली स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में ही हो गया था, लेकिन एकजुट ना होने की वजह से हम आज़ाद नहीं हो पाए थे। तो अब अंग्रेजों को या इन देशों को मुश्किल हो रहा था अपने गुलाम देशों को संभालना। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध में भी खर्चा हुआ और दूसरा विश्व युद्ध में खर्चा हुआ, तो ये कमज़ोर पड़ गए, और इसी का कमजोरी का रहा कि फिर वहाँ पर जो है भारत को आज़ादी मिली, और भारत जैसे बहुत सारे देश थे जो इनके कब्जे में थे वो आज़ाद होते चले गए। तो पूरी हिस्ट्री को यदि आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे बड़ा कमीनापंथी हिस्ट्री में किया वो यूरोप वाले किया। आज भले ही देखिए यूरोप वाले में क्या होता है ना, उनके टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया जाता है कि उन लोगों ने दुनिया के साथ क्या किया है, तो वहाँ के युवकों को पता नहीं चलता है। पर आप ये सोचिए कि इनमें क्या किया, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अफ्रीका को भी गुलाम बनाया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, इन जगहों पर जो है इनका पूरा का पूरा जो है ये अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए यूएनओ का आपने नाम सुना होगा, यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो सके, इसके लिए यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर बनाया गया है, ताकि तीसरी वर्ल्ड वार ना हो। आपके चैप्टर पर भी आएंगे, लेकिन मैं आपको हिस्ट्री क्लियर केवल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि एक्चुअली हिस्ट्री में हुआ क्या, पढ़ना क्या है आपको। देखिए अब आपको हिस्ट्री में दो तरह की चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो उपनिवेश के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी चीज़ आप ये पढ़ेंगे जैसे जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर भी घुस के आप देखेंगे तो जो जर्मनी की जनता है वहाँ के शासक से परेशान है। फ्रांस के अंदर आप घुस के देखेंगे, यानी दो तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। एक तो किसी भी देश के अंदर के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इनको कौन गुलाम करेगा, ये तो दूसरों गुलाम करने वाले देश थे। तो इनके अंदर कौन सी क्रांति हुई, क्यों लोगों ने द्रोह किया, क्यों लोगों ने इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो आप पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, मतलब जर्मनी अलग अलग था, इकट्ठा किया, वहाँ का लीडर आए। अब फ्रांस में पढ़ेंगे, पहला लोकतंत्र फ्रांस में आया था, फ्रांस के बारे में जानेंगे, ये अंदर, इसके अंदर पढ़ना। इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, अंदर पढ़ेंगे। और एक आप पढ़ेंगे उपनिवेश के बारे में कि कैसे गुलामी से आज़ादी मिली। तो दो तरह का हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ना, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बात करते यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखिए यूएनए में जो है जब भारत आज़ाद हुआ था तो यूएनए में कुछ पावर्स दिए गए, इसको वीटो पावर कहते हैं। अब वीटो पावर क्या होता है, जैसे मान के चलिए वीटो पावर क्या है, मान के चलिए 5 देशों के पास वीटो पावर है। अब यूएनए पूरे देश का, जैसे एक देश का सुप्रीम कोर्ट होता है ना, राज्य का हाई कोर्ट होता है, वैसे पूरी दुनिया का कोर्ट होता है यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस इसके बाद ये वीडियो बाइंड अप कर दूंगा। फिर अगले पार्ट में मैं आगे हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, आपके चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो यूएनओ में क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो यूएनओ बना था, तो इनवाइट किया गया था भारत को कि आप बताइए क्या आप सदस्यता लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। और वीटो पावर भी उस समय मिल जाता, ठीक है, वीटो पावर अभी चाइना को मिला हुआ है। तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो अभी देश आज़ाद हुआ, मेरे पास, हालांकि चाहते तो हो सकता था, लेकिन देखिए वही होता है, अगर एक प्रधानमंत्री का डिसीजन सही हो देश के लिए, ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उससे देश कितना आगे तक जाता है। और एक डिसीजन अगर गलत हो जाए तो उससे देश कितना गड्ढे में जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मना कर दिया यूएनओ को कि नहीं, हम नहीं सदस्यता लेंगे, क्योंकि उस समय कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता था, और वो दे सकते थे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं किया।
और वो चाइना को ऑफर मिल गया, और चाइना आज भी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। इसलिए कोरोना वायरस इतना होने के बावजूद भी चाइना से कोई खुलेआम पंगा नहीं लेता है, क्योंकि अगर पता है कि यूएनओ में कोई मामला लेकर जाएंगे, बाकी देश तो हाँ कह देगा, ये ना कह देगा। जैसे भारत के मामले में हुआ, भारत कई बार आतंकवादी को पकड़ा ना, अभी एक आतंकवादी को पकड़ा, वो चाइना ने वीटो पावर इस्तेमाल करके बोल दिया नहीं आतंकवादी नहीं है, अब वो आतंकवादी बच गया। वो समझ में आ रहा है आपको? तो ये यूएनओ का वीटो पावर होता है। दूसरी गलती क्या थी कि जब कश्मीर की बात हुई थी, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, भारत इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा, यूएनए पर आते हैं हम थोड़ा सा। देखिए भारत कब आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। कब मिली? 1947 को, यहाँ लिखते हैं 1947 को भारत को आज़ादी मिली यहाँ पर। तो जब 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो इंडिया के अगर आप अंदर आएंगे तो देखिए वहाँ पर क्या था, अगले ही दिन एक इंडिया बन गया, यहाँ पर इंडिया बन गया, और दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान बन गया। समझिए यहाँ क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। अच्छा, बंटवारा भी इतना कमीनापंती से हुआ, कमीनापंती इसलिए क्योंकि ये मान के चलिए भारत है यहाँ पर, तो भारत में एक हिस्सा इधर दे दिया पाकिस्तान का और एक हिस्सा इधर दे दिया पाकिस्तान का। ये कौन सा बंटवारा होता है? तो यानी बीच से एक रास्ता भी देने वाले थे महात्मा गांधी, जो नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, कि पता था ये रास्ता दे देंगे यहाँ पर जो दिल्ली से होते हुए जाता। तो बंटवारा कितना गलत तरीके से अंग्रेजों ने करवाया कि हमेशा ये लोग लड़ते रहेंगे। समझिए मेरी बात ध्यान से, इंडिया को इस तरीके से कितनी साजिश थी बांटने की कि इसको लड़ते रहेंगे यहाँ पे। चलो कोई नहीं। तो यहाँ जो कश्मीर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो कश्मीर का हिस्सा यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कश्मीर है, तो कश्मीर में राजा कौन थे? कौन थे राजा थे उस समय? हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह थे। तो आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी गुजरात में जो है मूर्ति, बहुत बड़ी स्टेचू बनाई गई है। तो वो आयरन मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत 546 रियासतों में बटा हुआ था। तो उन सब को एक करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। वो हैदराबाद के निजाम से भी मिलने गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप देख लो, भारत सरकार में अगर आप सम्मिलित नहीं होते हो, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक झंडा देश का होगा, एक संविधान देश का होगा, ठीक है, और एक देश एक राष्ट्र होगा, एक राष्ट्र होगा, ठीक है, सब मिल गया यहाँ पे। लेकिन जब कश्मीर की बात आई तो उनको ब्लड कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया हम जो हैं आज़ाद रहेंगे, हमारा अलग संविधान होगा, हमारा अलग झंडा होगा, हमारा अलग नियम होगा। यानी बंटवारे के हिसाब से पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और कश्मीर हो गया। अगले ही दिन पाकिस्तान की कमीनापंती देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया कि उसने अटैक कर दिया कश्मीर पे। अब कश्मीर पे जब अटैक कर दिया उसने, तो उसके बाद हुआ क्या कि आनन फानन में जो आपके राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा, और पत्र में कहा कि भारत जो है, ये कश्मीर जो है भारत से विलय करना चाहता है, एक संधि से विलय करना चाहता है। तो कश्मीर का अगर हिस्सा मान के चलिए, कश्मीर का हिस्सा लेते हैं यहाँ पे, तो कश्मीर के हिस्से में संधि करना चाहता है। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी अंदर घुस चुकी थी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी अंदर घुस चुकी थी, इंडियन आर्मी अंदर घुस गई थी, और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी को धूल भी चटा रही थी। लेकिन पता नहीं यूएनओ में क्यों चले गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या उनको खुजली हुई, क्या गलत डिसीजन उनका रहा कि यूएनओ में चले गए और वहाँ जाके इन्होंने मामला डाल दिया कि इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि इंडियन आर्मी संभाल लेती। और देखिए अमेरिका जो उसका हेड है, इतना गलत डिसीजन दिया, इतना गलत जस्टिस किया उसने। देखिए अमेरिका जो है हथियार बेचने का काम करता है, तो जो हथियार बेचने वाला देश है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि देश दुनिया में शांति बना रहे। भाई टॉर्च बेचने वाला क्यों चाहेगा कि रोशनी आए? तो हमेशा चाहेगा अंधेरा कायम रहे। तो अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, सब हथियार बेचने वाला देश है, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाता रहेगा। तो इसने ऐसा बंटवारा किया, इतना गलत और बेहयात बंटवारा किया, इसने डिसीजन दिया। इसने कहा कि देखिए जहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में घुसी हुई है, वो हिस्सा हो गया पाकिस्तान का, जिसको नाम पीओके हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और कहा बाकी का हिस्सा इंडिया का हो गया, ये हिस्सा इंडिया का हो गया। यहाँ पे आप मुझे बताइए, जब राजा हरि सिंह ने संधि के तहत ये बता दिया था कि हम विलय करना चाहते हैं, तो ये यूएनए का कितना गलत डिसीजन रहा। ये तो पाकिस्तान तो गलत तरीके से घुसा है ना, आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई रिश्तेदार है, अब वो पूरा वसीयत लिख के चला जाए कि सारी संपत्ति आपकी होगी, या कोई तीसरा व्यक्ति आपको ये बोल दे, या देश का कोर्ट ही बोल दे कि नहीं ये जो है तुम्हारे चचेरे मचेरे भाई को भी मिलेगा, वो मांग रहा है, तो गलत है कि नहीं गलत है।
तो आज भी जो है इंडिया जो है ना वो पीओके गलत अवैध तरीके से ले रखा है ये पाकिस्तान। तो ये मैं बता रहा हूँ यूएनओ के एक तो डिसीजन गलत रहा, दूसरा वीटो पावर होता जो भारत को नहीं मिला है, और कुछ गलतियां भारत के प्रधानमंत्री ने भी किया है। एक और मिस्टेक तब हुआ जो 1971 की लड़ाई 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, तो 93,000 पाकिस्तानी फौज को इंडियन आर्मी ने पकड़ रखा था। 93,000। उस समय इंदिरा गांधी चाहती तो ये मजबूर कर सकती थी पाकिस्तान को कि यहाँ पर जो है पीओके हमें वापस दे दो, तब हम 93,000 सैनिक देंगे। लेकिन वहाँ भी दिखाया हम बड़े ही दिलदार हैं, और पता नहीं क्या बुद्धि आई, सारे 93,000 पाकिस्तानी आर्मी को भेज दिया, ऐसे ही भेज दिया, बिना किसी कंडीशन के भेज दिया। तो ये गलती ये रही। अब जब भारत यूएनए का हिस्सा बनना चाहता है तो वहाँ का जो अभी पाकिस्तान अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कहता है कि हम सदस्यता नहीं देंगे। अभी जो बाइडन ने कहा है कि भाई हम सदस्यता तो आपको देंगे, लेकिन क्या है अभी कि हम आपको एक एंट्री दे देंगे लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। मतलब ये एंट्री दे देंगे, वीटो पावर नहीं देंगे, मतलब ये है कि शादी करवा देंगे, दुल्हन साथ में नहीं भेजेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। और भारत अभी लगा हुआ है, पता नहीं कितने साल भारत को लगेगा। अभी अस्थायी सदस्यता यूएनए में भारत को 2021 तक या 22 तक 2 साल का था, 2019 से लेकर 21 तक शायद था। अभी हर 2-3 साल का अस्थायी सदस्यता होता है। तो भारत ने कहा चलो कोई नहीं, पहले तुम अस्थायी सदस्यता दे दो, फिर धीरे धीरे हम वीटो पावर भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये है, चाइना इसका फ़ायदा हमेशा उठाता है, भारत यहाँ चाइना हमेशा फ़ायदा उठाता है। तो ये पूरी हिस्ट्री है जो मैंने आपको अंदर तक घुस घुस के बताई है, पूरी चीज़ें क्लियर किया है। और आपको बता दूँ कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया है, और इसका पाकिस्तान को शायद प्राउड करना चाहिए इस बात पे कि उसने ये बनाया है कि वो कौन सा देश है जिसका सबसे ज़्यादा सैनिक जो है किसी दूसरे देश ने बंधक बना लिया है, तो उसका नाम है पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा 93,000 सैनिक है, और यही गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। यहाँ पे 33 या 36 मिनट का वीडियो हो चुका है ये। और आगे जो है फिर हम लोग आगे के बारे में जानेंगे, आगे के बारे में सीखेंगे किस तरीके से है। ये जो मैंने आपको बताई ये हिस्ट्री, लेटेस्ट हिस्ट्री बताई है, लेकिन इसमें हम पुराने हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। यानी अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा इसमें कि अगर हम स्टार्टिंग देखते हैं आदि मानव समय से, आदि मानव, अगले पार्ट में आपको बताऊँगा आदि मानव कैसे बना, ठीक है, दुनिया में कैसे अस्तित्व में जीव आए, साइंस भी आपको बताऊंगा इसमें। और आदि मानव से किस तरीके से इंसान का सफ़र रहा, इंसानों से किस तरीके से आज तक का देखा। देखिए 1914 तक तो मैंने बता ही दिया आपको, इसके पहले की चीज़ें फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे क्या चीज़ें रही, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। कैसा लगा आपको हमारा ये एसएसटी की क्लास, क्योंकि मैं जनरली फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, यानी साइंस और मैथ का मेरा स्ट्रीम रहा है। तो चूँकि कोचिंग में मुझे पढ़ाना होता है एसएसटी, तो शायद कम लोग, आप लोग यूट्यूब पर जानते हैं कि मैं एसएसटी भी अच्छा पढ़ाता हूँ। ये बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि मैंने कभी यूट्यूब पर एसएसटी कम पढ़ाया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपका, ये पार्ट कैसा लगा, और अगले पार्ट आपको आना चाहिए या कब आना चाहिए, सारी चीज़ें आप मुझे ज़रा बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।